नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जहां पे हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। अगर आप आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आज के लेक्चर पे बेस्ड रहने वाले हैं। और मैं आपको रोज ही बताता हूं कि एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। आपको अप्लाई करना है, जो नॉलेज आप सीख रहे हैं उसको, तभी आपको एग्जाम में काम आएगा। तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखिए। जो जो लोग आंसर लिखते हैं उनके मैं नाम भी पढ़ता हूं और उनके आंसर्स भी देखते रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। तो जो हमें 21 फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखने मिल रहा है, उसमें पहला है सर्विकल कैंसर। जी हाँ, सर्विकल कैंसर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। इसका सिलेबस जाता है साइंस में। साइंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए ताकि सर्विकल कैंसर जो है वो वुमेन में जो होता है ये जल्दी डिटेक्ट हो जाए, और वैक्सीन भी लड़कियों को देनी चाहिए सर्विकल कैंसर के चलते। अब ये सर्विकल कैंसर क्या है, जो विमेन को होता है, ये लड़कियों को होता है, विमेन को होता है, पहले ही आपको बता दूं। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसका बैकग्राउंड ये है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था जब उन्होंने इंटरिम बजट रखा था तब, कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो वैक्सीनेशन देगी सर्विकल कैंसर का। जो लड़कियां है उनको कौन से एज में, तो 9 to 14 एज में लड़कियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अब सर्विकल कैंसर क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। सर्विकल कैंसर की अगर बात करें तो सर्विकल कैंसर देखने से पहले ये कैंसर क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। कैंसर एक डिजीज होता है जहां पे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, बॉडी में हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। वो एक्स्ट्रा के ग्रो होने लगते हैं, एक्स्ट्रा के सेल्स आने लगते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होते हैं। तो कैंसर जो होता है वो उस बॉडी के फिर पार्ट को कहा जाता है, नेम फॉर द पार्ट ऑफ द बॉडी जहां से वो शुरू होते हैं बढ़ना। इवन वो उसके बाद दूसरे बॉडी के पार्ट्स में भी चले जाते हैं, बट कैंसर वो होगा जहां पे ये ग्रोथ हुई है। अब सर्विकल कैंसर की बात करते हैं। सर्विकल कैंसर में जो ग्रोथ होती है सेल्स की, ये होती है सर्विक्स में। सर्विक्स जो होता है वो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का। यूट्रस के लोअर पार्ट में जो होता है वहां आपको सर्विक्स देखने मिलता है और ये कनेक्ट करता है वजाइना को, है ना। तो हम कहेंगे कि वहां पे ये कैंसर होता है, तो वहां पे ग्रोथ होती है सेल्स की। और बहुत सारे स्ट्रेन्स जो है उसके चलते ह्यूमंस में पैपिलोमा वायरस, ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, आपको कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पैपिलोमा वायरस जो है, जिसको HPV भी कहा जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सर्विकल कैंसर्स में। HPV जो है ये कॉमन इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण स्प्रेड होता है। और जब HPV हो जाता है किसी भी लड़की को, तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है टिपिकली इस वायरस को प्रिवेंट करता है हार्म करने से, क्योंकि हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी होती है कि वो उसे हार्म ना करने दे उस वायरस को। हमारे बॉडी को जल्दी हार्म नहीं होगा, बट कभी कभी कुछ लोगों में ये वायरस जो होता है काफ़ी साल तक रह जाता है। अब जब ये वायरस काफ़ी साल तक रह जाता है तो सर्विकल सेल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे कैंसर सेल्स बनने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है सेल की। अब ये है कि किस तरह से सर्विकल कैंसर होता है, ये हमें प्रोसेस पता चल गई। तो आपको ये बता दूं कि ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स है इंडिया में। ये सर्विकल कैंसर से ओवर 77,000 लड़कियां एनुअली इनकी डेथ होती है। और देखा गया तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर में इसका दूसरा नंबर आता है, जो कि लड़कियों को होता है 15 से 44 ईयर्स में। तो ये बहुत ही खतरनाक कैंसर पता चल रहा है। और इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो अवेलेबल है वो है VIA वाया, जिसको हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, और दूसरा है VILI विली। इसका मीनिंग है विजुअल इंस्पेक्शन यूजिंग ल्यूगोल्ड आयोडीन। तो ये है एक दो टेस्ट जिससे आपको ये पता चल सकता है कि सर्विकल कैंसर है कि नहीं। तो ये आपको एक करंट अफेयर पता चलता है सर्विकल कैंसर को लेके, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, और वो है आर्टिकल 142 को लेके। अब आर्टिकल आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, यानी इसका सिलेबस जाएगा पॉलिटी में। अब हुआ क्या है कि कुछ रिजल्ट्स आए थे इलेक्शन के, 30 जनवरी को रिजल्ट्स आए थे इलेक्शन के। कौन से इलेक्शन के, तो मेयर के पोस्ट के इलेक्शन के। कहाँ के, तो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के।
अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्शन है उसको ओवरटर्न कर दिया, इसको चेंज कर दिया इस इलेक्शन के जो भी रिजल्ट्स है उसको, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया या फिर हम कहेंगे अपनी पावर यूज की है जो उसको 142 ने दी है कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल ने। बैकग्राउंड में जाते हैं जो, तो अभी 142 जो ये न्यूज में आ गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल है। तो पावर जो है अंडर आर्टिकल 142 ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है जो कि एपेक्स कोर्ट यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर के कोर्ट को दी गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो स्कोप है, इसका जो एक्सटेंट है, वो अपने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू बताया कि ये कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, इसका एक्सटेंट क्या क्या हो सकता है या फिर इसका स्कोप क्या है। तो अब अबाउट 142 आर्टिकल देख लेते हैं कि ये है क्या। आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो ये एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर देती है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने मनमर्जी से काम कर सकता है, ये पावर देता है आर्टिकल 142। और ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने जुरिस्डिक्शन के एक्सरसाइज में यानी अपने पावर्स को चलाने के लिए वो एक कोई भी डिक्री पास कर सकता है या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे लगे कि भाई ये जस्टिस देने के लिए जरूरी है, यानी न्याय देने के लिए जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर को यूज करके कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री यानी कोई भी जजमेंट या हम कहेंगे कोई भी, वैसे जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस है बट ऐसा समझ जाएगा कि कोई भी वर्डिक्ट सुना सकता है, कोई भी फैसला सुना सकता है, ये समझ लीजिए। उसके अलावा हम कहेंगे कि जो भी मैटर पेंडिंग है उसके ऊपर भी फैसला सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 का सबसेक्शन 1 जो है वो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस दे जो भी पार्टीज है उनको, यानी जो दो लोग केस लड़ रहे हैं उन लोगों को कंप्लीट जस्टिस मिले, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट जो है उनका कहना है कि नेचुरल लॉ जो है इज अबाउ लॉ, नॉर्मल लॉ के ऊपर भी नेचुरल लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको फुल राइट है कि वो अपने ऑर्डर्स पास कर सकता है जो उसे ठीक लगे। सुप्रीम कोर्ट को हर बार लॉ में जो लिखा है वही फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये चीज बराबर है तो सुप्रीम कोर्ट वो चीज के तरफ से भी फैसला सुना सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके उनके पास ये पावर है, वो इस पावर को यूज कर सकता है और ये कहीं ना कहीं जस्टिस को मिलने से रोकेगा नहीं, यानी आपको जस्टिस मिलता रहेगा इस प्रोविजन के चलते। और कोई भी अगर लॉ है जो आपको जस्टिस नहीं मिलने दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वो लॉ को ना फॉलो करते हुए भी जस्टिस दे सकता है, ऐसा ये जो आर्टिकल है ये कहता है। तो एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस या एग्जीक्यूटिव सर्कुलर या रेगुलेशन जो है एक्सेट्रा या लॉ है, कोई भी चीज़ है, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय सुना सकता है उसको ना फॉलो करते हुए भी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि न्याय इस चीज से नहीं मिलेगा और मेरे डिसीजन से न्याय मिल सकता है तो ये किया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स होते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उनको भी ये फील हुआ था कि ये जो प्रोविजन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सफ़र करते हैं, क्योंकि देखिए कि बहुत ज़्यादा डिले होता है जस्टिस मिलने में, बहुत सालों साल केस चलती है, उनके रिलीफ नहीं मिल पाता है, जो भी उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है मिलते मिलते केस चलती रहती है। और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है, जुडिशियल सिस्टम के पोजीशन को बहुत नीचे दिखाता है या फिर दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी नहीं कर पा रही। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दिया कि भाई देखो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, लॉ के ही अकॉर्डिंग जाना हर बार ज़रूरी नहीं है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्यों ज़रूरी है ये आर्टिकल 142। सबसे पहले प्रिवेंट करता है इनजस्टिस को, यानी ये स्पेशल और एक ऑर्डिनरी पावर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिस कारण वो पूरी तरह से न्याय दे सकता है जो भी पार्टीज है उनका। ठीक है, तो जो इलीगलिटी के थ्रू या फिर इनजस्टिस जिनके साथ हो रहा है उनको पूरा जस्टिस यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा है सिटीजन के राइट को यहाँ अपहोल्ड किया जाएगा, यानी 142 जो होता है वो कहीं ना कहीं यूज किया जाता है जो सिटीजन से उनके राइट्स को वो उन्हें मिले वो या फिर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमें अधिकार मिले हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के। तीसरा है ये चेक करते रहता है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉ तो नहीं बना रही है जिससे लोगों के राइट टूट रहे हैं, क्योंकि लॉ अगर गवर्नमेंट बना देगी तो सुप्रीम कोर्ट को तो वही लॉ फॉलो करना होगा। इसलिए फिर 142 कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप अपने मर्जी से भी काम कर सकते हैं, अगर वो लॉ ठीक नहीं है तो आप अपने मर्जी से भी फैसला सुना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। उसके बाद केसेस कौन से इससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां पे ये 142 का यूज किया वो केसेस है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2014। सुप्रीम कोर्ट जो है कैन डील विथ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंटरफियरिंग विथ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट ट्रस्ट इन द रूल ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो स्टेटमेंट मैंने इसलिए लाइन ऐसे के ऐसे पढ़ी ताकि आपको पता चले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें हमें काम करने होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने होंगे और इसी से लोगों का ट्रस्ट बनता है रूल ऑफ लॉ पे।
है ना। अब लोगों को लगता है कि रूल ऑफ लॉ है भाई, बट लॉ बनाने वाली अच्छे लॉ नहीं बना रहे, तो फिर हमें जस्टिस कैसे मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये 142 आर्टिकल है, तो वो सुप्रीम कोर्ट यूज करेगा और आपको न्याय देगा। अगली केस है वो है आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, 1988 की केस है। या सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो डिस्क्रिशन है which is given by a court should not be arbitrary in any way, be inconsistent with provisions of any statute laid down। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि देखो, हम अपने मनमर्जी से फैसला तो सुना रहे हैं, तो ये मनमर्जी से सुनाया हुआ जो फैसला होगा गिवन बाय कोर्ट, ये आर्बिट्ररी नहीं होता है। यानी हम पूरे ही अपना ही सोच के या अपने ही विचारों से फैसला सुना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ये पूरे ही प्रोविजंस नहीं तोड़ता है किसी भी लॉ के। हम जो भी कर रहे हैं काम वो सोच समझ के कर रहे हैं, लॉ को माइंड में रख के ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो आप डरिए मत कि सुप्रीम कोर्ट लॉ तोड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट लॉ तोड़ता है, बट मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये कभी कोई लॉ अगर आपको न्याय नहीं दे रहा है तो आपको न्याय देने का काम करता है। अगला है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस थी। या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आपको जो कंपनसेशन है वो विक्टिम्स को देना होगा, और अपने आप को पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर बता था, क्योंकि उस वक्त कोई लॉ ऐसा नहीं कह रहा था कि कंपनसेशन मिलेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको कंपनसेशन देना होगा, और कंपनसेशन मिला। इस कारण न्याय देखो लोगों तक पहुंचा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें। तो इस तरह से आर्टिकल 142 जो था ये न्यूज में रहा है, अब न्यूज में आ चुका है मेयर के इलेक्शंस को लेके। तो हम कहेंगे इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है वैभव स्कीम को लेके। जी हाँ, ये वही वैभव स्कीम है जो हम अभी कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स में पढ़े थे। अब ये फिर से करंट अफेयर्स में आ गई क्योंकि 75 इंडियन डायस्पोरा साइंटिस्ट जो है वो रिटर्न हो रहे हैं इंडिया को अंडर दिस गवर्नमेंट स्कीम। यानी जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं ना, वो बाहर वर्ल्ड में जहाँ भी काम कर रहे थे वहाँ से 75 लोग ऐसे हैं जो रिटर्न हो रहे हैं। तो फर्स्ट इस स्कीम के अंडर आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैकग्राउंड ये है कि फर्स्ट ग्रुप जो है 22 फेलो का, 22 जो साइंटिस्ट है, यानी उनको तो हमने ऑलरेडी चूज कर लिया था ये स्कीम के अंडर, और उस कारण हम ये भी देख रहे थे कि अट्रैक्ट होंगे और भी इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जो कि अब्रॉड में है, जो हमारे साथ कोलैबोरेशन करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। ये बाहर के जो देशों में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, वो यहाँ कोलैबोरेट करके वो हमारे साथ मिलके, हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके देश को और आगे बढ़ाने की बिल्कुल हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने 22 फेलो साइंटिस्ट को यहाँ पे चूज किया था, बट अब हमारे पास 75 साइंटिस्ट और रिटर्न हो रहे हैं इंडिया को। यह बहुत अच्छी खबर हमें मिली है। तो ये जब हुआ था तब भी हमने इस पर डिस्कशन किए थे, अब फिर से न्यूज में आ गया। 22 साइंटिस्ट जो होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के थे, जैसे कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो हो गया। ये सब लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया में लगभग हम कहेंगे 1 महीने से तो 2 महीने स्पेंड करेंगे हर साल आके, यानी इंडिया में हमारे साथ वो कोलैबोरेशन में रहेंगे, हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे, और 1 से 2 महीने हर साल वो रहेंगे। मैक्सिमम ये चीज़ 3 साल के लिए होती रहेगी, और वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में रह के काम करेंगे। देखिए कितना अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया का। तो ये वैभव स्कीम जो है ये क्या है ये देख लेते हैं। वैभव जो है वो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप है। तो इस तरह की एक वैभव स्कीम है, ये प्रोग्राम है जिसको इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ये अच्छे से याद रखेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें कोलैबोरेशन होगा इंडियन साइंटिस्ट के बीच में, जो कि इंडिया यानी कोई साइंटिस्ट के बीच में जो इंडियन डायस्पोरा के है, और इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यूनिवर्सिटीज के बीच में, या पब्लिक फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में यहाँ पे ये सब चलेगा। तो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन बनेगा इन सब के बीच में, और वो साइंटिस्ट हमारे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आके काम करेंगे। अब देखिए की फीचर्स क्या है ये भी देख लेते हैं वैभव स्कीम के। तो सबसे पहले ये नॉलेज वर्टिकल्स है। प्रोग्राम जो है फोकस करता है 18 आइडेंटिफाइड नॉलेजेबल वर्टिकल्स में, जैसे हम कहेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हेल्थ पे काम होंगे, फार्मास्यूटिकल्स पे काम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंसेस अमंग अदर्स, ये सब इस पे काम चलेंगे। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है 18 में से जो मैंने आपको बताया, और एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे कई सारे हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी,
कौन से साइंटिस्ट आ सकते हैं? तो फेलोशिप जो है वो कुछ आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के लिए ओपन रहेगी या टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ओपन रहेंगे जिनका ओरिजिन पहले तो इंडिया का होना चाहिए और वो इंडिया में रहने वाले नहीं हैं, तब इनके लिए ये एलिजिबल होते हैं स्कीम में। नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, एनआरआई है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया का उनका ओरिजिन है, ऐसे लोग, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, बाहर के देश के, बट वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड ले चुके हैं। तो हम ये ओवरसीज सिटीजन क्या होती है, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, इस पे ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्कशन कर चुके हैं। तो एनआरआई यानी जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी जिनका ओरिजिन इंडिया का है, यानी पहले से उनके दादा दादी नाना नानी जो भी है वो इंडिया के थे। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं ये लोग इंडिया के सिटीजन नहीं होते, बट उनके पास इंडियन ओरिजिन तो है ही वो, बट उनके पास इंडिया की एक ओवरसीज सिटीजन वाली एक ये होती है, सिटीजनशिप होती है, जिसके चलते उनको पूरे राइट्स तो नहीं होते, बट वो आना जाना इंडिया में कभी भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने दूसरे देशों में जाके, तो इनको इंडिया में लाना, और ये सब लोग एलिजिबल है इसमें। दूसरा है कोलैबोरेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है? तो मैंने बताया मैक्सिमम 3 साल का, और आपको कितना समय बिताना होगा 3 साल में? तो हर साल आपको 2 महीने तो बिताने ही होंगे, 2 से 3 महीने आपको इंडिया में बिताने होंगे। तो ये है, वो इंडियन इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं उनके खुद के चॉइस के चलते। फेलोशिप ग्रांट जो मिलेंगी आपको बता दो, वैभव फेलोज जो होते हैं उनको मंथली फेलोशिप ग्रांट की जाएगी 4 लाख रुपए की। तो ये सपोर्ट होगा हमारे रिसर्च ये जो है ये लोग सपोर्ट करेंगे हमारे रिसर्च एक्टिविटीज़ को, और इनको 4 लाख पर मंथ दिया जाएगा। और ये इंडिया में रुकेंगे 2 से 3 महीने, तो उतना इनको पे किया जाएगा। उसके अलावा ट्रैवल एकोमोडेशन और कॉन्टिजेंसीज जो है ये भी दी जाएगी, यानी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस उनके उठाए जाएंगे, एकोमोडेशन रहने की जगह दी जाएगी, और कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें भी उनको हेल्थ हो या कोई भी हो उसके लिए भी उनको फंड, ये जो है क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये वैभव स्कीम है जो कि बहुत अच्छे से इंडिया को आगे बढ़ा सकती है। बाहर से इंडिया के साइंटिस्ट को बुला के हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तो इसका जो करंट अफेयर है इसका सोर्स था द हिंदू। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लेके, एनटीसीओ के लेके, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने रिसेंटली एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं एमओयू। किसके साथ? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, एनटीसीए के साथ। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एनटीसीए जो है उसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है। अब ये एमओयू कौन से चीज को लेके है? तो कहीं ना कहीं रेज करना है या आर्म करना है, डिप्लॉय करना है हमें। क्या किसको डिप्लॉय करना है? तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हमें लगानी है, उसको डिप्लॉय करना है 3 टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश के। एक है नामदापा, दूसरा है कैमलैंग, और तीसरा है पक्के। तो हम कहेंगे नामदापा, कैमलैंग और पक्के जो है यहाँ पे किया जाएगा। एमओयू जो है ये एक रेस्पॉन्स है जिसमें आपको देखने मिल रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रही है, ड्रॉप होते जा रही है। जो 29 थी 2018 में, वो 9 पे आ गई थी है 2022 में, ऐसा नेशनल टाइगर सेंसस कहता है। देखिए 29 से 9 पे आ गई है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने मिला है। अब ये एनटीसीए है क्या, ये देख लेते हैं। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कौन सी बॉडी? जो बाय लॉ बनाई गई है, ऐसे बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। यानी आप पार्लियामेंट में बिल रखो, बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, और एक्ट बन के फिर ये बॉडी बनेगी, उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये किसके अंडर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। तो हम कहेंगे ये बनाई गई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इस के तहत, और इसको अमेंड किया गया था 2006 में ताकि टाइगर का कंजर्वेशन अच्छा हो सके। उसके बाद से ये बॉडी काम करना शुरू हुई है। तो ये 1972 का एक्ट है, बट अमेंडमेंट के थ्रू 2006 से ये काम कर रहा है। एनटीसीए जो है उसको यही कहा गया है कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व जो है उसको मैनेज करना है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है ताकि टाइगर का कंजर्वेशन हो, और टाइगर रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से मैनेज होंगे। टाइगर रिजर्व में उनका प्रोटेक्शन होगा, टाइगर को कंजर्व किया जाएगा। तो एनटीसीए जो होता है इसको एस्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 2005 में, जहां पे हम कहेंगे कि रिकमेंडेशन आए थे टाइगर टास्क फोर्स से कि ऐसी कोई अथॉरिटी होना चाहिए जो टाइगर के लिए काम करे। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा कि वो टाइगर का जो स्टेटस है देश में वो देखता रहेगा। सो जो चेयरमैन है एनटीसीए के, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। जो भी मिनिस्टर ये रहेंगे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के, वो अपने आप चेयरमैन बन जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। अब ये अथॉरिटी काम क्या क्या करती है
ये सबसे पहले देखते हैं। तो इनका सबसे पहला काम है टाइगर की मॉनिटरिंग करना, टाइगर को मॉनिटर करना और आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना, जैसे कैमरा ट्रैप्स लगा सकते हो आप, टाइगर के पॉपुलेशन कितनी कम ज़्यादा हो रही है और क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें आपको ढूंढ के निकालनी है। दूसरा मैनेजमेंट एलिवेशन, यानी आप मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन कर सकते, सॉरी मैंने एलिवेशन बोला, इवैल्यूएशन कर सकते टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया की कि कैसे टाइगर रिजर्व काम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी लगती है टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, फाइनेंस लगता है फाइनेंस दे सकते हैं, पैसे कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं हम टाइगर रिजर्व्स को सपोर्ट करके, ताकि वो टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके, और रीइंट्रोड्यूस करते हैं टाइगर को। ये तो हम कहेंगे इंडिया जो एक यूनिक डिस्टिंक्शन है जहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया जाता है टाइगर को। जब टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो उनको लाया जाता है बाहर से। तो जैसे हम कहेंगे सरिस्का पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे, तो इंडिया इज यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग टाइगर्स फ्रॉम द वाइल्ड इन सरिस्का एंड पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ हमने ऑलरेडी लाए थे। एनटीसीए जो अथॉरिटी होती है टू परमिट द चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान इन इंडिया, इन्होंने परमिट किया था कि चीता को भी इंडिया में लाया जा सकता है। तो एनटीसीए ने आइडेंटिफाई किया है सूटेबल हैबिटेट्स क्या रहेंगे चीता के लिए इंडिया में, वो कहाँ रह सकते हैं। जैसे कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, इसको चूज किया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीता रह सकता है, तो इसको चीता में लाया गया। इसमें हम कहेंगे फर्स्ट बैच जो है जिसमें 8 चीता आए थे सितंबर 2022 में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होता है, हम कहेंगे इंडिया जो होता है वो टाइगर कंजर्वेशन एजेंडा को पूरा कर रहा है बाकी टाइगर रेंज कंट्रीज के साथ मिलके। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग काम करते हैं। एनटीसीए बाकी जो भी टाइगर रेंज कंट्री है उनके अथॉरिटीज के साथ मिलके काम करेगा, यहाँ पे एग्रीमेंट्स बनाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, कोऑपरेशन इनिशिएटिव लेगा और हम सब मिलके टाइगर्स की पॉपुलेशन को ऊपर लाएंगे। ये एक बहुत अच्छा काम एनटीसीए करता है। उसके अलावा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स होती है जो प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर को, जो भी पोचिंग है उससे, पोचिंग यानी हंटिंग जो होती है टाइगर की उससे भी बचाते हैं। और एनटीसीए ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है उसको सिलेक्टेड टाइगर रिजर्व में लाया गया है। और अब मैंने जैसे बताया अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि उनके तीन नेशनल पार्क्स में ये आ जाए। तो इस तरह से ये एनटीसीए एक करंट अफेयर में रहा है और इसका जो सोर्स था ये था डेक्कन हेराल्ड। उसके बाद का अगला करंट अफेयर है ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस को लेके, और करंट इवेंट में इसका ये करंट अफेयर जाता है। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि हमें जो भी पल्सेस का प्रोडक्शन है इंडिया में वो बढ़ाना होगा और इससे हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो है ये 2024 का हुआ है रिसेंटली और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस है क्या, ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो है ये एनुअल इवेंट होता है जिसमें हम कहेंगे जो भी ग्लोबल पल्स इंडस्ट्री होती है जो पल्सेस बनाती है, जो भी आप दाल और ये सब कहते हैं वो बनाती है, वो यहाँ पे मिलती है और वो सोचती है कि अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है, ट्रेड को, हमारे नेटवर्क्स को कैसे बढ़ाना है और मार्केट्स किस तरह से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो है 2024 का, इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जिसको नाफेड कहते हैं, और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन जिसको जीपीसी कहते हैं उन्होंने। जो थीम था इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन देखने मिलते हैं तो ये अच्छे से याद रखिएगा। थीम था नरिशिंग सॉइल्स टू नरिश पीपल, यानी सॉइल को अच्छा करो और लोगों को भी नरिश करो, क्योंकि वो हमें देंगे अच्छे पल्सेस सॉइल और पल्सेस से मिलेंगे लोगों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स। कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि पल्सेस का क्या रोल होता है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जिसमें हम पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा कर सकते हैं और वर्ल्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। देखो पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने पे यहाँ बात चल रही है, तो पल्सेस प्रोडक्शन किस तरह से इंडिया में ये देख लेते हैं। पल्सेस जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से आपको प्लांट से प्रोटीन मिलेगा। दाल और ये सब खाना ज़रूरी है और ये एक स्टेपल है इन इंडियन डाइट, है ना। तो इंडियन डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा भी आपको देखने मिलता है, हमारे डाइट में हमेशा दाल होती है। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इंपोर्टर भी है पल्सेस का वर्ल्ड में, है ना। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया कंज्यूम करता है दाल को। वैसे तो हमारे खाने में दाल चावल रोज ही होता है, लगभग रोज ही होता है। उसी के अलावा हम कहेंगे कि इंपोर्ट भी करता है इंडिया बाहर से पल्सेस को, तो इंडिया में पल्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पल्सेस जो होते हैं वो 20% एरिया जो है हमारा, जो फूड ग्रेन जहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे भी खेती होती है, उसमें से 20% तो पल्सेस ही लगाया जाता है। और 7 to 10% टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हमारे देश में,
जितना भी हो रहा है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, उसमें से 7 से 10% तो पल्सेस का ही प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है 2024 का इंडिया का वो राजस्थान है। राजस्थान में 19% टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन जितना इंडिया में हो रहा है उसमें से 19% तो सिर्फ राजस्थान में ही होता है। और मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए काफी सारे स्कीम्स जिससे पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, फार्मर की इनकम बढ़ाई जाए, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM या फिर नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स NMPS। तो इस तरह से पल्सेस प्रोडक्शन के बारे में हमें न्यूज में पता चलता है और इसका सोर्स था हिंदू बिजनेस लाइन। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिलता है वो है राइजीना डायलॉग को लेके, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। 9th एडिशन हुआ है, राइजीना डायलॉग्स चले हैं और ये चल रहे हैं आज से, तो ये चलेंगे February 23 तक यानी फ्राइडे तक न्यू दिल्ली में। जो कॉन्फ्रेंस होता है ये इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कैरिकोस मिट्सोटैकिस करके जो है वो, सॉरी मुझे इनका नाम बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते नहीं आता है, ग्रीस है। तो ये कहेंगे कि ये ज्वाइन करेंगे इनॉग्रेशन सेशन को एज अ चीफ गेस्ट और हमारे पीएम जो है मोदी जी वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। अब राइजीना डायलॉग है क्या ये देख लेते हैं। राइजीना डायलॉग जो है ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे चलता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या है तो जो भी इशू फेस कर रहा है ना पूरा वर्ल्ड, पॉलिटिक्स को लेके या फिर इकोनॉमी को लेके, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर बातचीत चलती है। और जैसे कुछ देशों के बीच में दुश्मनी है, इंडिया के पॉलिटिक्स नहीं, देश देश की नहीं, दो देशों के बीच की पॉलिटिक्स जो होती है उसके लेके, तो हम कहेंगे अच्छे रिलेशन बनाना, दूसरे देश से बुरे रिलेशन बन रहे हैं, ये सब पे यहाँ डिस्कशन चलते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होता है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है और इसको अटेंड कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो कि पॉलिटिकल है, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड वाले हैं वो सब। और इसी के साथ साथ दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक भी यहाँ पे है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा लेने वाला है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सब कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठेंगे और यहाँ पे हर चीज़ के बारे में सोचा जाएगा। और थीम के ऊपर जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आता है, तो राइजीना डायलॉग जो है इसकी जो थीम है वो है चतुरांग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्क्वेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ये चतुरांग यानी 4 चीज़ें यहाँ पे है। कॉन्फ्लिक्ट है सबसे पहले जो देशों में वो, दूसरा कंटेस्ट चल रहा है, कॉपरेट करना है और नई नई चीज़ें क्रिएट करना है। तो राइजीना डायलॉग जो है ये बहुत, अब तो इसके ऊपर और भी आगे और भी जब डिस्कशंस होंगे तो ये न्यूज़ में आते ही रहेगा। तो ये अभी न्यूज़ में आना शुरू हुआ है और इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First one, the National Tiger Conservation Authority is constitutional body. Second one, NTCA is tasked with management of Project Tiger and tiger reserves in India. Third, Prime Minister of India is the chairman of NTCA. कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है विथ रेफरेंस टू वैभव स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Second, the scheme is open to outstanding scientists and technologists of Indian origin who are actively engaged in research activities in their respective countries. Third, the selected fellow will have opportunity to work with collaboration with Indian higher educational institutes. Fourth one, the fellow will receive a monthly fellowship grant along with travel and accommodation support. How many of the statement given above is or are correct? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024 was recently held in New Delhi. Second, India is largest producer of pulses in the world. Third is major pulse producing states in India are Tamil Nadu and Karnataka. How many statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none। आपको जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मैं रोज आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ, जो लोग भेज रहे हैं उनके नाम भी पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जो आंसर्स भेज रहे हो सीरियसली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो और अपने प्रिपरेशन को लेके काफ़ी सीरियस भी है। तो अब बारी है कल आपने आंसर किए हुए करंट अफेयर्स के आंसर्स जानने की। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका था सी, सेकंड का था डी और थर्ड का था बी।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।